जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष पे। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबके साथ हम एक वादा किए थे कि आप सबके लिए जो है हम हिंदी का क्लास लेकर आएंगे, ठीक ना। और आप लोग कई दिन से बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी का क्लास कब लेकर आएंगे, तो आज फाइनली आपके लिए जो है हम हिंदी का क्लास लेकर आए हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जा रहा है। और इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग आज हिंदी का जो चैप्टर 1 है बातचीत, ठीक ना, इस बातचीत को पूरा का पूरा जो है ना अच्छा से समझने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, इसका संक्षेपण देखेंगे, इसके सारे इनके कवि परिचय को समझेंगे, मतलब पूरा आपका जो है ये चैप्टर 1 आज बातचीत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है यदि आप इसको अच्छा से देख लेते हैं। पूरे वीडियो को यदि आप अंत तक देख लीजिएगा तो इससे संबंधित जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, आप टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो 2 अंक वाला सवाल हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर 5 अंक वाला सवाल हो, जैसे भी आपसे पूछेगा या आपको कहेगा कि इसका सारांश लिखिए या संक्षेपण कीजिए, तो वो टोटल का टोटल जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा, आपके परिवार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स गुरु मनीष, 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत। और बातचीत के जो लेखक हैं वो है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना लेखक परिचय से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है हर साल। लेखक परिचय से, लेखक परिचय में मूल रूप से यदि कहा जाए तो लेखक का नाम, ठीक है ना, उनका जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी मृत्यु, ठीक है, और उनके द्वारा जो रचना की गई है उस रचना से भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे लेखक परिचय में जो बातचीत के लेखक हैं वो हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। जो बातचीत के लेखक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मतलब इसको याद आपको रखना है कि बच्चा से बातचीत नहीं कीजिएगा। यदि आप बच्चा से बातचीत कीजिएगा ना तो आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता है कि अपने से छोटे बच्चों से यदि आप बार बार मुंह लगिएगा तो आपका वैल्यू खराब कर देगा वो, ठीक है ना। फिर आपको सम्मान नहीं देगा, फिर आपको प्रतिष्ठा नहीं देगा। हाँ, आप यदि उससे बात करते हैं तो बात करने का जो लहजा आपका होना चाहिए वो आपका लहजा एकदम सम्मान वाला लहजा होना चाहिए। यदि आप उसे गलत लहजे में बात करते हैं तो फिर गड़बड़ कर देगा वो, ठीक ना, फिर आपके सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए बच्चा से बातचीत नहीं करना है, बच्चा माने बालक से बातचीत नहीं करना है, ठीक है ना, वो आपका प्रतिष्ठा खराब कर देगा। तो इसलिए जो है ना बालकृष्ण भट्ट जो है किसके लेखक हैं? बातचीत के, ठीक है। अब आइए, जब इनके जन्म के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया, ठीक है ना। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनका निवास स्थान यदि देखा जाए, मतलब इनका प्रॉपर घर कहाँ पर है, तो इनका घर जो है इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है इनका निवास स्थान है, यानी इनका जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट जो थे एक व्यापारी थे, ठीक है ना, वो एक व्यापारी थे, मतलब वो कि बिजनेसमैन थे, व्यापार करते थे, ठीक है। इसके बाद इनकी माता जो है ना, इनकी माता का नाम पार्वती देवी है, ठीक है। और इनकी माता जो थी सुसंस्कृत थी, ठीक है ना, सुसंस्कृत। अब देखिए, सुसंस्कृत मतलब संस्कृत के अच्छे खासे जानकार को जो है ना सुसंस्कृत कहा जाता है। तो इनकी माता जो थी सुसंस्कृत थी, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा प्रारंभ में जो है ना इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई, ठीक है, क्योंकि इनके माताजी जो थे पहले से ही संस्कृत में बेहतर जानकार थे। तो इनकी शिक्षा संस्कृत से प्रारंभ होती है। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है ना 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में। इसके बाद इनकी वृत्ति यदि देखा जाए तो 1869 से 1875 में ये मिशन स्कूल में रहे, ठीक है। इसके बाद 1885 में जो है CAB स्कूल प्रयाग, देखिए फिर से 1885 में CAB स्कूल प्रयाग में जो है इन्होंने अध्ययनरत थे। इसके बाद 1888 में
कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापक बने। 1888 में जो है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज का ये अध्यापक बने थे, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इनकी जो रचनात्मक सक्रियता है, मतलब इनकी जो मुख्य रूप से जो रचना की जो क्रियात्मक चीजें हैं, वो एक्टिविटी जो इनका है, जो इनकी सक्रियता है, यदि देखा जाए रचना के रूप में, तो ये भारतेंदु युग के मुख्य रूप से कहा जाए तो ये भारतेंदु युग के जो है लेखक हैं, ठीक ना। और हिंदी वर्धनी सभा जो प्रयाग में थी, एक ये सभा का नाम है हिंदी वर्धनी सभा जो प्रयाग में थी, उन्होंने 1877 में उसी के द्वारा जो है हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा जो है हिंदी वर्धनी सभा के द्वारा जो है 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है चलाया था, ठीक है ना। और ये जो है मासिक पत्र 33 वर्ष तक चला, ठीक है। ये जो हिंदी वर्धनी सभा द्वारा एक मासिक पत्र उन्होंने चलाया हिंदी प्रदीप, और यह हिंदी प्रदीप पत्र जो है 1877 से शुरू होकर 33 वर्ष तक चला, ठीक है ना। और 1881 में जो है वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की इन्होंने 1881 में जो हमारा वेद है, ठीक है ना, इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण मतलब उसका युक्ति के साथ उनका समीक्षा किया। 1886 में जो है लाला श्री निवास दास के एक ये है संयोगिता स्वयंवर, ये लाला श्री निवास दास के द्वारा जो है रचित है संयोगिता स्वयंवर, इसकी उन्होंने आलोचना किया। मतलब इसमें जो कुछ कमियां थी उसके द्वारा, मतलब जो लाला श्रीनिवास थे उनके द्वारा जो इस पर कुछ गलत टिप्पणी की गई होगी, ठीक ना, जो उनको लगा उस पर इन्होंने आलोचना किया। आलोचना मतलब क्या कि उसके बारे में जो है ना ये बताए कि यहाँ पर ये गलत की मतलब चीज लिखी गई है। गलत चीज लिखने का इन द सेंस ये होता है कि लिखावट गलत नहीं, मतलब उनका भाव यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। उस भाव के बारे में उन्होंने कहा कि इनका भाव जो है ना यहाँ पर ये भाव गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनकी मुख्य रचनाएं को यदि देखा जाए तो इनके द्वारा सबसे पहले जो रचना किया गया उपन्यास में यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, इसके बाद है आपका उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ठीक है ना। ये इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अब उपन्यास के बाद यदि हम बात करेंगे नाटक की, तो नाटक में आता है पद्मावती, जिस पर फिल्म भी बनी थी, ठीक है ना, पद्मावती। और ये आपका है किराता जुर्निये, ठीक है। इसके बाद है आपका वेणी संहार, शिशुपाल वध। यदि आप देखे होंगे महाभारत तो वहां पर आपको पता होगा शिशुपाल का वध का जो है चर्चा की है इन्होंने, एक नाटक बना लिखा है शिशुपाल वध। इसके बाद नल दमयंती, इसके बाद या नल दमयंती को ही दमयंती स्वयंवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। नल दमयंती को ही दमयंती स्वयंवर भी कहा जाता है, तो या तो नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर भी आप कह सकते हैं। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, जो आपको पता होगा रामायण में ये पात्र हैं और ये कहानी रामायण से ली गई है। सीता वनवास, और सीता वनवास का जो है नाटक इन्होंने लिखा है। पतित पंचम, मेघनाथ, और भी बहुत सारे हैं जिसमें हमने यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है। इसमें एक आता है वृन्नला जो आप देखे होंगे यदि महाभारत, तो उसमें आप देखे होंगे कि अर्जुन जो है जब अज्ञातवास में जाता है तो अज्ञातवास में एक राजा के यहाँ रुकता है, और उस राजा के यहाँ जो है ये पांचों भाई अलग अलग काम में लग जाते हैं। बड़े भाई जो इनके युधिष्ठिर थे वो उस राजा का मंत्री बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो अर्जुन है, अर्जुन जो है उस राजा के यहाँ डांस सिखाने वाली के रूप में रहते हैं, और उस डांस सिखाने वाली का नाम जो है वृन्नला रखा जाता है, ठीक है ना। बाद बाकी भीम जो है वहाँ खाना बनाने के काम में लग जाते हैं, और नकुल और सहदेव जो है वो घुड़सवारी को जो है मतलब जो जहाँ पर घोड़ा रहता है अस्तबल वगैरह, माने उनके जानवर की देखरेख में लग जाते हैं, ठीक है। ये जब अज्ञातवास में ये पांचों पांडव रहते हैं तो उस समय की ये घटना है। तो उस समय अर्जुन जो है वृन्नला के रूप में वहां पर रहते हैं, और उस राजा की बेटी को जो है वो डांस सिखाते हैं, ठीक है ना। और अंत में ये होता है कि जब पता चल जाता है उसको, तो अर्जुन के पुत्र से जो है, अर्जुन के लड़के से
ये कहता है राजा कि हम अपनी पुत्री की शादी तुम्ही से करना चाहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, हम इससे शादी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारी शिष्य है, ठीक ना, तो हम इसे शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको अपनी पुतोह के रूप में रख सकते हैं, तो अपने बेटे से उसकी शादी करवाते हैं, ठीक है। ये और भी बहुत सारी कहानी उसमें है, ठीक है। तो और मेघनाथ वध के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, वो रावण के जो बेटा था जिसको क्या कहा जाता था, इंद्रजीत भी कहा जाता था, ठीक ना, तो उसके वध के बारे में जो है इसमें नाटक के रूप में दिया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, प्रहसन यदि देखा जाए तो उसमें है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। तो इनके द्वारा जो निबंध लिखी गई है वो कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा है, ठीक ना। और इस टोटल निबंध को जिस पुस्तक में संगठित किया गया है, एकत्रित किया गया है, उसको कहते हैं भट्ट निबंध माला, ठीक है। तो ये था इनके बारे में जानकारी। जो आपके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में ये कृति थी, उनकी जानकारी थी, जो आप लोग को अभी पता चल गया। अब आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन चीज़ों को एक एक करके आराम से रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे हो ट्रिक के माध्यम से हो, खा जाइएगा, पी जाइएगा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना इसमें ये, जिसको कोई भी YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसको पढ़ाने से क्या होगा कि आप खुद से भी बुक को रीड करके जो है ना सारी बातों को आसानी से समझ लीजिएगा। सबसे मेन चीज तो यही है, ठीक ना, जिसको लोग पढ़ाते ही नहीं है, बस इग्नोर करके चले जाते हैं। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को यदि आप अच्छा से समझ लीजिएगा, इनके बारे में जानकारी हो जाएगी, तो जब आप बुक को रीडिंग कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए इसको कहते हैं शब्दार्थ। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको उसका यदि हिंदी मीनिंग करना पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है वक्तृता। अब वक्तृता का मतलब आपको जो है ना नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, और बुक में लिख दिया हुआ रहेगा वक्तृता। तो वक्तृता मतलब आप समझेंगे तभी तो है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मतलब क्या होता है, ये आप समझिएगा, तभी तो आप उसके बारे में बता पाइएगा कि अच्छा हाँ इसका मतलब यह है, और तब आप उसका मीनिंग भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना, और सेंटेंस के साथ उसका अर्थ भी बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर वक्तृता मतलब होता है बोलने की कला या भाषण देने की कला। जो भाषण देने की कला होती है, जो बोलने की कला होती है, उसको कहा जाता है वक्तृता। अब आगे चलेंगे। पुलपिट, अगला है आपका पुलपिट। देखिए यहाँ पर पुलपिट, पुलपिट का मतलब होता है पायदान। पायदान में देखें ट्रेन वेन का पायदान नहीं होता, पकड़ने वाला पायदान, ठीक है ना, जहां पर उसको पकड़ के जो है ना उसके सहारे चढ़ा जाता है, तो वो होता है पुलपिट। पुलपिट मतलब होता है पायदान। इसके बाद है यहाँ पर पुण्याह वाचन। देखिए पुण्याह वाचन, पुण्याह वाचन का मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। आप देखे होंगे कि धार्मिक जो भी अनुष्ठान होता है, उस धार्मिक अनुष्ठान में पंडित जी जो है ना मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक ना, और एक लय के साथ उच्चारण करते हैं। तो जब उस मंत्र का उच्चारण लय के साथ करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना ही जो है ना क्या कहलाता है, पुण्याह वाचन कहलाता है, ठीक है ना। माने पुण्य के काम में जो हम लोग आवाचन करते हैं, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, ठीक ना, मंत्र के द्वारा, तो वह देखिए क्या है, धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना ही पुण्याह वाचन कहलाता है। आगे है आपका नांदी पाठ, ठीक है ना। नांदी पाठ मतलब होता है नाटक के प्रारंभ होने में मंगल पाठ। देखिए जिस समय नाटक प्रारंभ होता है, शुरू में नाटक प्रारंभ हो या फिर कोई गीत प्रारंभ हो, कोई साउंड बजाने वाला जो होता है वो अपने साउंड को बजाता है, तो उससे पहले जो है ना वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है। या आप देखे होंगे खासकर जो कोई जैसे मान लीजिए कि कोई व्यास वगैरह है आपके यहाँ, नहीं आपके आसपास कभी आता होगा, तो वो जो है पहले क्या करता है कि पहले तो पूजा पाठ कर लिया, अगरबत्ती दिखा लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करता है कि अब नाटक या फिर गान बजान शुरू करने से पहले वो स्तुति वगैरह गाएगा, ठीक है ना, शुरू में। तो वही बात यहां पर है ना, नांदी पाठ मतलब नाटक प्रारंभ होने के समय मंगल पाठ जो किया जाता है, ताकि नाटक बिल्कुल सुचारू रूप से चले, बेहतर तरीके से चले, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई विघ्न ना हो। इसके लिए प्रार्थना जो करता है वो, ठीक ना, मंगल पाठ जो करता है वो कहलाता है आपका नांदी पाठ। खामखा
खामखा मतलब होता है बेमतलब के बरबस, माने कहता है खामखा दिमाग मत खराब कर दो, माने बिना काम के दिमाग मत खराब कर, बेमतलब के, ठीक है ना। तो खामखा मतलब होता है बेमतलब यानी बरबस। संलाप यानी हार्दिक बातचीत करना। देखिए दोनों एक दूसरे से एकदम बहुत गहराई वाली बातचीत, खूब रोमांस वाली बातचीत, एकदम हृदय वाली बातचीत करता है, हृदय की बातचीत करता है ना, तो उसको कहते हैं हार्दिक बातचीत, और उसको कहा जाता है संलाप ना, उसको क्या कहा जाता है, संलाप। आगे है संजिंदगी। देखिए संजीदगी, संजीदगी मतलब होता है गंभीरता से, ठीक है ना, गंभीर होकर। इसके बाद है आपका बेकदर। बेकदर मतलब होता है सम्मानहीन, जिसकी कोई कदर ना हो, ठीक ना, उसको कहते हैं सम्मानहीन। आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक माने हार्दिक या आंतरिक। अब देखिए आभ्यंतरिक मतलब क्या होता है, हृदय की गहराई से, ठीक है ना, हृदय की गहराई से, तो उसी को कहते हैं हार्दिक या फिर उसको कहते हैं आंतरिक। इसके बाद है निरस्त। निरस्त मतलब बंद कर देना, स्थगित कर देना, रोक देना, निरस्त कर देना। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब होता है औपचारिकता। इसके बाद है लियाकत। लियाकत मतलब होता है योग्यता, ठीक है ना, लियाकत मतलब क्या होता है, योग्यता। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर आप हिंदी को जो है ना खुद से ही, जैसे आप अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, वैसे ही इसका ये शब्दार्थ है जो आपको पता होना चाहिए, तब जाकर उसका सही आप मीनिंग निकाल पाएंगे, सही तरीके से आपके माइंड में कहानी बैठेगा, समझ में आएगा आपको, तभी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसके बाद है आपका हम चुनी दिगरे नाश्ते। हम चुनी दिगरे नाश्ते का मतलब होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं। इसका एक और शब्द आता है एको द्वितीय, एको हम द्वितीय नास्ति, माने हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं, जो है सो हम ही है, ऑल इन ऑल ना, आई एम बॉस, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि हम चुनी दिगरो नास्ति, मतलब हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, हम ही बॉस है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक ना। आगे बिचवाई। बिचवाई मतलब होता है जो मध्यस्थता निभाता है, जो बीच का काम करता है, दोनों के बीच का जो काम करता है उसको बिचवाई कहा जाता है, यानी मध्यस्थता। इसके बाद है आपका चंडू खाने। देखिए अब ये चंडू खाने जैसे शब्द आपके सामने आएंगे, अब इसका क्या मतलब आप निकालिएगा। यदि आप नहीं इसका शब्दार्थ जाने रहिएगा तो कुछ मतलब नहीं होता है। देखिए चंडू खाने का मतलब होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। जितने नशेरी होते हैं ना, नशेरी, नशेरी नशा करने वाले लोग, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान खोपचा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो उस खोपचे को कहा जाता है क्या, चंडू खाने, ठीक है ना। वो जो खोपचा होता है जहां पर वो एकदम बैठ के अपना मंडली पूरा जमाते हैं, ठीक है, एकदम सुरक्षित स्थान होता है, जंगल झाड़, ये कुछ भी हो सकता है, झाड़ी हो सकता है, खंडर हो सकता है, तो ऐसे ऐसे जगहों को वो चुन लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसे जगहों को चुनकर वहां नशेरी लोग जुटते हैं और वहां नशा करते हैं, तो उसको कहते हैं चंडू खाने, ठीक है। इसके बाद है आपका दिल जोई। दिल जोई मतलब होता है मन बहलाव, ठीक है ना, मन बहलाने का जो है ना, उसके लिए आप दिल जोई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखिए सागर भृत, यहां पर सागर भृत है, ठीक है, इससे होता है जिससे कुछ सार या तत्व हो, जिसमें कुछ सार या तत्व हो। इसके बाद है आपका प्रपंचात्मक। प्रपंचात्मक यानी उलझा हुआ। देखिए कहता है ना कि बहुत प्रपंच से भरल है, ठीक है ना, बहुत प्रपंच, छल प्रपंच के अंदर भरल है। छल प्रपंच मतलब वही उलझा हुआ, पहेली नुमा, ठीक है ना, उलझा हुआ पहेली नुमा। दुर्घट, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा हो। दुर्घट मतलब ऐसा कुछ जिसे घटित होने की आशा हो, उसे दुर्घट कहा जाता है। इसके बाद है आपका चमनिस्तान। चमनिस्तान यानी हरे भरे बागों का इलाका जो है चमनिस्तान कहता है ना, कहते हैं कि चमन है ये, चमन, चमन, तो हरे भरे बागों का इलाका जो है चमनिस्तान कहलाता है। इसके बाद है आपका कतरनी। कतरनी मतलब होता है कैंची। सोपान मतलब होता है सीढ़ी। बरकते हुए माने बरतते हुए, ठीक है ना, बरकते हुए यानी कि बरतते हुए। तो ये शब्दार्थ आपको बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसलिए हमने इसको पूरा अच्छा से लिखा है। अब देखिए मेन जो है आपका बातचीत पार्ट, वो देखिए यहां पर है। बातचीत का हमने पूरा का पूरा हिंदी यहां पर नहीं लिखा है, माने पूरे बुक को हमने नहीं लाया है, बस आप इतना समझ लीजिएगा तो पूरे बुक को आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका सारांश, ठीक है, ये इसका क्या है, सारांश। बस आपको ये सारांश सिर्फ समझ लेना है। जब आप सारांश समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि पूरा बुक आप आसानी से समझ गए, ठीक है ना। पूरे बुक का ये सारांश आपको जो है समझाया जा रहा है, पूरे एक चैप्टर का।
आइए सबसे पहले बातचीत करेंगे। बातचीत तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक ना। बातचीत में इसका सारांश देखेंगे कि यहां पर लिखा है कि बातचीत शीर्षक जो है, गौर करेंगे इधर, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अब आपको यहां से देखिए बातचीत शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बातचीत शीर्षक जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। हम पर आपको प्रश्न भी बनाते चलते हैं। इसके बाद बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है वो निबंध है। देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है, बस इतना ही से आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा। बातचीत क्या है, प्रश्न पूछेगा कि बातचीत क्या है, कहानी है, निबंध है कि उपन्यास है, क्या है, तो आप लिखेंगे कि बातचीत निबंध है, ठीक है। इसके बाद ये जो बालकृष्ण भट्ट है किस काल के कवि हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। या फिर आप पूछेगा कि किस युग के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक ना, द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। जिसमें वाक शक्ति मतलब जो हम आपसे बोलते हैं, जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे पास ये बोलने की शक्ति ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर का वरदान है आपके लिए, ठीक है ना। ये इसमें कही गई बातें हैं कि ईश्वर ने हमें जो बोलने की शक्ति दी है, ये हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होता तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब बालकृष्ण भट्ट ये कह रहे हैं कि यदि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हमारे अंदर जो बातें हैं हम अपने अंदर रख लेते ना, हमारे मन की जो बातें हैं अपने मन में रख लेते, नहीं बोल पाते, नहीं किसी को बता पाते, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या हो जाता कि नहीं होता है कि कोई किसी को कुछ बताता नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बीत रही होती है, बताता नहीं किसी को, अंदर ही अंदर घूटते रहता है, मतलब अपनी बातों को अपने अंदर जो है। आप सोच के देखिए कि एक गूंगा की जिंदगी जो है ना कितना मतलब गड़बड़ टाइप से बीतता होगा कि वो बोलना तो चाहता होगा, बताना तो चाहता होगा अपनी बातों को, लेकिन ठीक तरीके से बता नहीं पाता होगा, ठीक है। तो क्या फील करता होगा, वही बात यहां पर कह रहे हैं कि पता नहीं इस गूंगी दुनिया का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराच जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए बातचीत जब हम लोग करते हैं तो नॉर्मल बातचीत करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बातचीत करते हैं, इसमें कोई एक्टिंग फिक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्पीच समझ रहे हैं, भाषण, जो भाषण देता है ना वहां पर आप देखे होंगे, उसमें पूरा अपना हाव भाव के साथ जो है ना, पूरा एक्टिविटी के साथ भाषण दिया जाता है। बातचीत करना है तो हम आपसे बोल रहे हैं, क्या है, नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं एक दो लोग के बीच। लेकिन जब वहां स्पीच होता है तो स्पीच में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों को इंप्रेस करने के लिए आपको एक्टिविटी भी करना पड़ता है, बेहतर बातें करनी होती है। और बेहतर बात करने के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि कहीं उदास वाला बात आ गया तो फिर आपको उदासी दिखाना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है, आपको उदासी दिखाना पड़ेगा। कहीं हंसने वाली बात आ गई तो आपको वैसा दिखाना पड़ेगा, कहीं रोने वाली बात आ गई तो वैसा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें यही बातें कही गई है कि स्पीच की तरह नाच खराच जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी। ये कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए चलने फिरने खाने पीने की जरूरत है, वैसे ही उसके लिए जो है ना बातचीत करना भी बहुत जरूरी है, तब जाकर उसका जिंदगी मजेदार होगा। मतलब आपकी जिंदगी मजेदार सिर्फ खाने पीने से चलने फिरने से नहीं है, आपकी मजेदार जिंदगी तभी होगी जब आप बेहतर बोल पा रहे हैं, जब अपनी बातों को कह पा रहे हैं, किसी को सुना पा रहे हैं, किसी से कुछ सुन पा रहे हैं, उसके बातों का जवाब दे पा रहे हैं, तब आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ये ऐसा कहा जा रहा है। वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिए यहां पर जो कही गई बातें हैं कि बातचीत बहुत आवश्यक है, इससे आपका चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी बात को लेकर आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप
उसका मन भारी भारी सा है और आप वो बात जो है ना अपने बहुत चाहते लोगों को कह दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बातचीत करने के लिए जो है ना आप बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही मुख्यतः कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि एक आप है और एक आपके सामने कोई दूसरा लोग है, ठीक है ना, तभी आप अपनी बात बेहतर तरीके से कह पाएंगे। आप अपने दिल की बात उसे कहेंगे और वो अपने दिल की बात आपसे कहेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर जैसे ही 2-3 लोग और बैठ जाएंगे, फिर वो दिल की बातें नहीं होगी, फिर बातें कुछ अलग होगी, फिर फिजूल की बातें होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। पुरानी बातें, बीती हुई बातें, यही सब बात को याद करेंगे। लेकिन जो दिल की बातें होगी वो सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, जिसको हम लोग मुख्य बातचीत कहते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि जब अपने मन की बात, आपके दिल में जो बात भड़ास टाइप से पड़ा हुआ है, यदि वो बातें किसी से कहते हैं, बातचीत के माध्यम से किसी को बताते हैं, तो इससे आपका दिल हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच आपस में जो है ना मनमुटाव चल रहा है, ठीक है ना, बातचीत नहीं चल रहा है। दो एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह फुला के घूम जाते हैं, उसको देखता है मुंह फुला के घूम जाता है, ठीक है ना। तो अभी दोनों का दिल भरा हुआ है, दोनों का दिल में पूरा एकदम एक दूसरे के प्रति जो है ना एकदम वो नफरत टाइप से भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा आदमी आएगा, उसको दोनों को मिला के कहेगा कि क्या कीजिएगा, रहने दीजिए, ऐसे ही तो चलता है। हाँ, तो जब दोनों बातचीत करना शुरू कर देंगे तो दोनों के दिल हल्का हो जाएगा, दोनों के दिल का भड़ास निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मन हल्का हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। वही बातें हैं। हाँ, इसके बाद है हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। जो मवाद हृदय में जमा रहता है एक दूसरे के लिए, वो मवाद जो है भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। हाँ, ये आप पुराने लोगों से भी सुनेंगे। ऐसे तो यहाँ पर बेन जॉनसन की बात की गई है, तो बेन जॉनसन ये कहते हैं कि यदि आप किसी मनुष्य से बातचीत कीजिएगा तो उसका साक्षात्कार मतलब क्या, उसकी आप पहचान कर लीजिएगा। यदि किसी से आप बातचीत कीजिएगा तो उसके बातचीत करने से ही आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस प्रकार का है, व्यक्ति किस टाइप का है, ठीक ना, इसका स्वभाव कैसा है, ये कितना पढ़ा लिखा है, कितनी इसके अंदर ज्ञान है, कितनी इसके अंदर जो है ना अच्छी बातें भरी हुई है, उसके बातचीत करने के लहजे से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बेन जॉनसन यही कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है कि यह कितना बेहतर है, ठीक ना, इसके अंदर कितनी ज्ञान है। आगे चलते हैं, देखिएगा लेखक ने बातचीत का प्रकार का, यह का होगा, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। हमने आपको बताया है, पहले भी बताया है कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। वही एडिसन साहब का भी कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, ठीक है ना, जो एक दूसरे की बातों को रखेगा, अपनी बातों को, जिसको प्राइवेट बात भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ, वो बात वो कहेगा कि सुनो ना, दूसरा के न बताओ तो हम कहो वो बात बड़ा गड़बड़ है ना, ऐसा। तो वो अपने दिल की बात उसके सामने रखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये मेरे लिए अपना है। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना होता नहीं है, वो जाके पूरे फटक देता है उस बातों को। हाँ, ऐसी एक छोटी सी कहानी आपको हम बताते हैं कि एक राजा जो है ना, एक राजा अपनी रानी से मार खा रहा था, ठीक है। एक राजा जो है अपनी रानी से मार खा रहा था, किसी कारणवश रानी उसको पीट रही थी और नौकरानी देख ली। नौकरानी देख ली तो राजा कहते सुन देख ली, सुनो यार, तुम जो है ये बात किसी को मत कहना, ठीक है ना, कि रानी जो है राजा को मारे हैं, किसी को मत कहना। नौकरानी कहे नहीं, हाँ हम कहेंगे। बाहर गई, गली में एक औरत मिली तो उसको कहती है कि ना सुना छिया, रानी राजा के मारबे कलखिन तो हमरा कहे से कौन काम। ठीक बात है। बस फिर आगे गई, फिर कहती है कि रानी राजा के मारबे कलखिन तो हमरा कहे से कौन काम। माने हम सबको कह भी रही या फिर कही कि हमरा कहे से कौन काम, रानी राजा के मारबे कलखिन तो हमरा कहे से कौन काम। वही बात है, ठीक ना, कि बात दो व्यक्तियों के बीच होता है तो वो दिल की बात होती है, लेकिन कभी कभी वो दिल की बात जो होती है कहीं दूर तक निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होता है। मतलब एक जैसे ही दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वो बात जो होती है बातचीत नहीं होती है, वो फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ औपचारिकता होता है।
इसके बाद चलेंगे, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत करने का हुनर, लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में जो है ना बातचीत का हुनर है, मतलब वो लोग जो है ना बातचीत जो करते हैं ना उनके अंदर एक बातचीत करने का आर्ट है, एक कला है, ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है, ठीक है ना। हाँ, ये बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाए जिससे कि हम अपने आप से बातचीत कर ले, और बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यही माना गया है। तो कुल मिलाकर आपका जो है ना ये इसका सारांश था बातचीत पाठ का। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो इस पर हम लोग जो है ना विशेष रूप से बात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।